धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। वैसे तो बवाल दुनिया में और भी कई मोर्चों पर मचा हुआ है और इन खबरों को आसानी से मैं आपके सामने इसलिए रखने में कामयाब हो पाता हूं रोजाना, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं आज के दिन को लेकर। आज का दिन बताया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है और इस पर जितनी चर्चा की जानी चाहिए उतनी कम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस दिन को लेकर अगर हम बात करेंगे और उस बीमारी को लेकर अगर हम जिक्र करेंगे तो मेरा कहना यही होगा कि पेट की गोली तो मिल नहीं पा रही है, दर्द की सिर की गोली तो ढंग से मिल नहीं पा रही है, दिमागी लोचा कैसे ठीक होगा? बीमारी की जहां तक बात की, सही बात है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये 1992 में बनाया गया था मुख्य रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि लोग छुपाते हैं या घर में किसी हो जाए तो दिखाते नहीं, बताते नहीं है, क्योंकि उसको पागल घोषित कर दिया जाता था और एक तरह से ये सामाजिक टैबू था। मतलब उसको माना जाता था कि क्या हो गया, और उसमें कई तरह के वैसे चीज है जिनका हम इलाज कर सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या बाइपोलर बीमारी है, साइकोपैथी है, अन्य तरह की पीटीएसडी है यानी पोस्ट ट्रॉमा डिजीज जो होता है, स्ट्रेस जो होता है जिसके कारण, जैसे अभी इजरायली सैनिकों को भयानक रूप से उसमें हो रखा है, जिसके कारण वो बहुत सारे सैनिक युद्ध में जाने से मना कर रहे हैं। और खासकर वैसी हालात में, जबकि भारत का उदाहरण ले तो जहां बेरोजगारी इतना भयानक है कि अगले दिन क्या खाएंगे नहीं है, तो बंदा तो मानसिक रूप से बीमार पड़ेगा ही। लेकिन इसका वर्ल्ड दिवस यदि वास्तव में हम सही ढंग से मनाते हैं, इस पर बात करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ इलाज करते हैं, तो जरूर वैसे लोगों का कुछ इलाज हो सकता है जिसको हम पागल घोषित करके दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तब तक हम इस बीमारी के, अन्य बीमारियों का इलाज नहीं कर पाएंगे जब तक कि इंसान एक सही तरह के वातावरण में ना जी सके, जिसमें उसको भरपेट भोजन के लिए हर रोज लड़ना ना पड़े, एक सही शिक्षा मिले, अंधविश्वास से बाहर निकले, जाति और धर्म से बाहर निकले, तभी जाके वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। जी, जो लोग आर्थिक तौर पर, भोजन के तौर पर, घर नहीं है उसके तौर पर, बेरोजगारी है उसके तौर पर परेशान है, उनको छोड़ देते हैं। जो लोग वाकई में सक्षम हैं, खबरें आती हैं कि आईएएस सुसाइड करके मर गया, खबरें आती हैं कि आईपीएस सुसाइड करके मर गया, खबरें आती हैं मंत्री के बड़ा कारोबारी के वो कोई बड़ा बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी था वो मर गया। तो ये जो मानसिक स्थिति है, क्या हम वाकई में समाज में ऐसा कोई मैकेनिज्म बना पाएंगे कि वक्त रहते उन चीजों को समझा जा सके और लोग खुल के बात कर पाए और जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो माहौल बेहतर हो सके? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। वैसे 2017 यानी आज से करीब 7 वर्ष पहले का डेटा है, ये तकरीबन 14% कहता है भारत के लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जिसमें वो सब भी आते हैं जिनकी चर्चा आपने की, आत्महत्या करने जैसी चीज या कोशिश करने जैसी चीज, या बिल्कुल अकेले हो जाना, घर में बंद कर लेना, जो भी कारण रहा हो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और जो तकरीबन 20 करोड़ आता है, और पूरे विश्व भर की बात करें भी हाल फिलहाल में तो हर 4 में से 1 बीमार है, यानी 2 अरब लोग मानसिक बीमार हैं। और कुछ खासकर वैसे लोग भी मरते हैं या करते हैं तो कहीं झटका लगता है, जैसे बहुत बड़ा वह स्टॉक मार्केट में उसके पैसे लगे हुए, करोड़ों करोड़ लगे हुए, सैकड़ों करोड़ लगे हुए, सडनली एक दिन आता सब बुड़ जाता है और यह हादसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और डिप्रेशन में चल जाता है या आत्महत्या करता है, घर में बंद हो जाता है। तो इसका आधार वही है कि पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए एक तो वो जो मैं कहता हूं कि उन बीमारी के आधार को खत्म करो, और दूसरा उसके बाद से एक सामाजिक और सांस्कृतिक और यहां तक कि स्पिरिचुअल यानी बौद्धिक विकास करना पड़ेगा जनता का और हर व्यक्ति का, ताकि इस तरह के निम्न स्तर की बातें उसके दिमाग में आए ही ना। जी,
कुछ खबरें हम देखते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों से उनको जो है सेक्सुअली उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ खबरें हम देखते हैं कि प्रेमी है, पता नहीं कैसा प्रेमी होता है, प्रेमिका के दर्जनों टुकड़े कर डालता है। ये जो हम देख रहे हैं बदलाव होता हुआ, क्या ये इंटरनेट की वजह से ज्यादा हो रहा है सर? इंटरनेट की वजह से तो है, क्योंकि वो ढूंढ लेता है। कल ही जैसे हमने बात की थी कि अफगानिस्तान का बंदा इंटरनेट पे ढूंढ रहा था कि कहां से बॉम्ब या गोली ले, तो वह एक अलग चीज है। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न उठाया था कि यह बीमारी इस तरह का है ना, डिप्रेशन से लेकर आत्महत्या तक सब कुछ हो रहा है, इसका आधार क्या बनता है? अभी कई देशों ने, जिसमें भारत एक प्रमुख देश है, इसकी गणना ही बंद कर दी कि कितने लोग आत्महत्या करते, उसका आधार ही बदल दिया। किसान जो कर रहे थे कि नहीं वो आत्महत्या नहीं है, उसको आत्महत्या की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। कितने बेरोजगार हैं उसका संख्या ही गिनना बंद कर दिया। तो यह जो अभी की स्थिति बनती है, उदाहरण के लिए एक और बताऊं कि जब वियतनाम में 1975 में जब अमेरिकी सेना भागी थी, तो वहां के बड़े बड़े पूंजीपति या अमेरिकी चाटुकार जो थे, जो पीछे रह गए थे, नहीं भाग सके, वह उन्होंने सरेंडर किया या पकड़े गए, तो वियतनाम के सैनिकों ने कहा, या जो भी नई सत्ता है, कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, नहीं जेल में डालेंगे, लेकिन यह जो तुम्हारा धन संपत्ति जो तुम लूट के जिस तरह से बनाया था वो हम बंद कर लेते, हम ले लेते हैं, तुम भी काम करो, बेसिक छोड़ देंगे और तुम्हारे अंदर में कोई काम नहीं करेगा, वह स्थिति नहीं रहेगी। इसके बाद से उसमें से अधिकांश लोगों ने आत्महत्या कर ली कि मेरा सेवा करने वाला ना रहे, तो फिर हम कैसे जिएंगे। और जिस प्रेमी प्रेमिका की बात की जो मारते हैं, वह भी बीमारी का ही, वह भी एक मानसिक बीमारी का अंश है। यह जो धार्मिक अंधापन कर एक दूसरे को जला रहे हैं, यह बीमारी है, समाज में व्याप्त रूप से फैल गया। और इसीलिए मैंने जो कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि तकरीबन 50% लोग भारत के आज बीमार हैं। और जिस पे किसी ने कहा था कि सर क्या 90% या साथी क्या 90% ना कहें, जो मर्जी कर दो, लेकिन अब सही ढंग में कहें जो कि मानसिक बीमार नहीं है, तो बड़े चंद लोग बच गए। जी, मैं इस सवाल को थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं और अपने व्यूवर से माजरत चाहता हूं, यानी कि माफी चाहता हूं अगर वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए। कुछ खबरें छोड़ देंगे, आपको नहीं लगता? एक तो हालात से बीमार है, मान लेते हैं। सरकारें आजकल लोगों को मानसिक तौर पे बीमार बना रही है, जानबूझकर उनको कुंठित बना रही है, जब तक कि वो किसी को पकड़ के ना मारे, अपने धर्म का नारा ना लगवाए, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो धार्मिक है। इस सरकार के पीछे वह वर्ग है, वह चंद लोग हैं, है ना, जिनके लिए सरकार काम करती है। हम सरमाएदार कहें, जो भी कहें, आज मैं शब्द नहीं कहना चाहता हूं, और वह नहीं चाहते हैं कि हम कुंठा से ग्रसित ना हो। वह बड़े खुश है, उनको हमारा शारीरिक श्रम चाहिए और कुछ मानसिक श्रम चाहिए। आरटी जो आईटी में है, हब उसमें मेडिकल प्रोफेशन में, और कुछ खास लोग वैसे चाहिए जो उनके करीब होके उनके काम को, यानी एचआर वाले उनके काम को कर सके। एक टाटा या एक बिरला, जो टाटा मरे जेआरडी, उनमें बहुत सारे लोग कर रहे कि बड़े अच्छे पूंजीपति थे। हम पूंजीपति वर्ग की बात करते, ना कि एक पूंजीपति करते हैं, और उसका आधार होता है हमारा शोषण करना, हमारे श्रम शक्ति का दोहन करना, उसको खींचना और उसको लूटना। वो ना करे तो उसकी पूंजी ना बढ़ेगी, और हम विरोध तभी कर पाएंगे जबकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इस चीजों को समझ पाए। इसलिए यह उनके जो चाटुकार हैं, चाहे वो सरकार के रूप में हो, सेना का जो भी थोड़ा मोड़ा रूप लाता हमारे सिविल सोसाइटी में, पुलिस और प्रशासन हो, खासकर मीडिया और सोशल मीडिया, तो पूरी तरह से उनका कब्जा है, ताकि हम कहीं से बाएं दाएं ना सोचें। जो एक टमटम एक का कहते हैं, घोड़े को जो बांध देते हैं, गुरु तुम बाएं दाएं मत देखो, सीधे चलते रहो, यही तुम्हारा काम है। तो जो आप कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं। जी, चलिए अब इसको यही विराम देते हैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वरना इस पे बहुत लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं। क्योंकि हर क्षेत्र में आज लोग, ऐसा लगता है कि मानव बम से बम के घूम रहे हैं। मोटरसाइकिल टकरा जाए, हेलमेट उतार के दूसरे वाले पे बजाना शुरू कर देता है। सोचिए कितना फ्रस्ट्रेट हैं लोग आज। खैर, बीवी जरा सा कुछ कह दे, क्या हाल कर देते हैं। बीवी को कुछ कह दीजिए, बीवी 2 मिनट में भूत बना देती है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। जिस दौर में रतन टाटा जैसे कारोबारी व्यापारी की मौत हो गई हो, और जिस सरकार पे आरोप लगता है तो सूट बूट वालों की सरकार है, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, और नरेंद्र मोदी ने लाओस के लिए उड़ान भर ली। लाओस का जहां तक है, वह केवल लाओस ही नहीं, वह एशियान का मीटिंग हो रहा है ना, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशंस की हो रही है, जिसके 10 सदस्य हैं, जिसमें भारत नहीं है। भारत उसका सदस्य नहीं है। 7-8 वो हैं जो उसके मतलब ट्रेड वो हैं,
से रिलेशन है उनका बना है, जो कि अभी तक सदस्य नहीं बन पाए, जिसमें ब्राजील भी है और इंडिया उसके भी बाहर में आता है। लेकिन इंडिया का शुरुआत तभी से हुआ था 1992 में, जब मनमोहन सिंह एक फिनांस मिनिस्टर थे हमारे और राजीव गांधी की मंत्रालय थी, प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस की सरकार थी उस समय से। और पूंजी के विस्तार के लिए एशियान को बड़ा सही माना गया। यूएस से बहुत जबरदस्त उसका ट्रेड है, इसलिए मात्र लाओस एक उसका एम नहीं उनका बनता है। और इसीलिए देखेंगे कि प्रधानमंत्री लोग जा रहे हैं, नहीं तो एक हमारा विदेश मंत्रालय या कहें तो हमारा जो मंत्री था वह फिनांस मिनिस्टर या फिनांस का जो सेक्रेटरी था उसके जाना काफी होता था। लेकिन फिर भी ये लोग जा रहे हैं कि बाकी लोगों से मिलेंगे, अपना देश का प्रचार भी होगा, हम दिखाएंगे। और उसमें हम लिखते हैं एशियान इंडिया। अब ब्राजील से आता है तो वो लिखेगा एशियान ब्राजील। तो यहाँ के जो अज्ञानी लोग, उनको लगेगा कि बाप रे, एशियान के साथ इंडिया का एक अलग चीज हो गया, जबकि हम उसके मेंबर भी नहीं। तो वो चीज में है। जहां तक रतन टाटा की बात है, ठीक है, इनका जो भी मतलब इनका स्थिति रहा हो इनकी मरने के बाद से, कहने के लिए बाकी पूंजीपतियों जैसा इनका नहीं था, अडानी से कहें तो बहुत अंतर है। मेरे लिए वह पूंजीपति वर्ग के ही हिस्सा अलग नहीं है। फिर भी मान लेते हैं कि उनसे बेहतर थे, थोड़ा उनका साफ सुथरा चेहरा है, जैसे नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है और अटल बिहारी वाजपेयी का अदर चेहरा है। लेकिन दोनों के दोनों एक फांसीवादी आरएसएस से ही निकले हुए और जनसंघ या भाजपा के सदस्य रहे और प्रधानमंत्री बने। कोई मूल अंतर नहीं पड़ता है, काम करने के तरीका में अंतर हो सकता है, चाहे वो बाइडेन हो चाहे कमला हैरिस हंस के वही काम करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसलिए वहां पे गए हुए 2 दिन का दौरा है और बाहर निकलने का इन्हें बड़ा शौक है। और यहाँ के लोगों के लिए बड़ी तालियां बजाने की बात होगी कि देखो कितना बात करते हैं। एक रतन टाटा गए तो उनके बहुत सारे लोग हैं और वो उस पूंजी का कोई भी हश्र नहीं, खत्मा नहीं होने वाला है, वो और भी बढ़ेगा दूसरे लोगों की मदद से। जी, ईरान का मीडिया भारत के लिए बनने वाले रोड का विरोध क्यों कर रहा है? असल में जो पहले था, एक तो पहले चीन का जो है BRI, क्या कहते हैं वो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो भारत से भी उसकी चाहत थी, हालांकि भारत नहीं है, लेकिन उसमें 150 से अधिक सदस्य दुनिया भर के मान रहे हैं और वह पूरा पाकिस्तान वगैरह से होते हुए ईरान, यूरोपियन यूनियन, यूरोप और यहां तक कि लैटिन अमेरिकन, रशिया वगैरह सब तक में पहुंच रहा है। अब जो है यह देखा जा रहा है कि समुद्र मार्ग से बड़ा मुश्किल हो रहा है। रेड सी में हुतियों ने जो किया हुआ है, आप नहीं जा पा रहे हैं, या बहुत सारी अन्य समस्याएं आ रही है, कभी डाकू आ जाता है, कभी कुछ आता है और गति धीमे होने के कारण नहीं हो पाता है। अब रोड से जो बहुत जबरदस्त चौड़ा रोड, एकदम हाईवे चला जा रहा है, बीच में कोई भी टर्न रेड लाइट नहीं है, आप उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां से 120-150 किलोमीटर जा सकते हैं, तो सामान को जल्दी से पहुंचा भी सकते हैं, साथ साथ में आपका दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। उसमें इंडिया के साथ पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वह था इंडियन मिडिल ईस्ट या इंडियन सेंट्रल ईस्ट, ईरान से होते हुए यूरोप, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था जिसमें ईरान शामिल था। अब इन्होंने चालाकी क्या किया है इंडिया के साथ मिलके, जिसमें आपके सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, UAE सारे देश हैं, इन्होंने ईरान को बाहर कर दिया, ये जो रोड नया बनेगा, और उसमें इजराइल को घुसा दिया। और ये नेचुरली उनकी तो नाराजगी नजर आती है। उन्होंने कहा है कि ये कभी नहीं बन पाएगा, मतलब कहने के भी मतलब है कि हम बनने भी ना देंगे, देखिए आगे कैसा होता है। जी, चलिए अगली खबर है। 75,000 करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी गई है। अमेरिका से ड्रोन खरीदने की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है भारत में ही 2 परमाणु पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी। इस खबर को प्रधानमंत्री के दौरे से लाओस में जाने से पहले कैसे देखते हैं, या हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद कैसे देखते हैं, या ऐसे ही रूटीन की खबर है? एक तो रूटीन की खबर है। ये जो हमारी शुरुआत हुई है, फिर से मैं दोहराऊंगा, 1992 के बाद से मनमोहन सिंह जब वह वित्त मंत्री थे और बाद में जब प्रधानमंत्री बने, उस समय की यह दौर है। उन्होंने शुरू किया, कांग्रेस की शुरुआत है। जितना भी ओपननेस हुआ है, जितना भी प्राइवेटाइजेशन के काम हुआ है, जितना भी मजदूर वर्ग के जो भी लॉ थे, लेबर लॉ थे, उसको धीमे धीमे कमजोर करने की बात है। किसानों के जमीन को लेने की बात है कि किसानों के जमीन क्या लेंगे, थोड़ा सा उसमें मानवीय चेहरा था। भाजपा के आने के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में उसको और बढ़ाया गया, फिर मनमोहन सिंह आए और फिर अब नरेंद्र मोदी आए। तो अब तो यहाँ की जनता जो उनके समर्थक है वो देखती है कि जितनी हमारी बर्बादी उतनी हिंदू धर्म बढ़ रहा है।
उतना ही हिंदू राष्ट्र मजबूत हो रहा है, और उसमें हम अमेरिका से ये सारी चीजें ले रहे हैं और इसराइल के गोद में जा रहे हैं। हालांकि इसराइल को हमारी गोद में होना चाहिए था, क्योंकि हमसे इसराइल को बहुत बड़ा फायदा है। केवल अमेरिका ही से नहीं, इसराइल से भी हमारा संबंध है और हम उनसे खरीद रहे हैं, खासकर उनसे वैसे ऐप खरीद रहे हैं जिसकी हमारी कोई जरूरत नहीं थी, ताकि हम दूसरों के अपने ही नेताओं के खिलाफ उसकी जासूसी कर सके। तो यह दिखाता है कि हम किस तरह से अमेरिकी मकड़ जाल में या दलदल में प्रवेश कर चुके हैं, मनमोहन सिंह से लेके और बीच के अन्य उसके लेके और अभी मोदी सरकार तक। जी, मैं इस रूप में देखता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि हम अब हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, तो क्यों 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये भी सवाल पूछना चाहिए कि जहां आने थे सैकड़ों जो है राफेल, वहां सिर्फ दर्जनों तक ही मामला क्यों सीमित हो गया। खैर, कुछ खबरें मैं छोड़ रहा हूं, वक्त का तकाजा है। अमेरिका चुनाव से जुड़े हुए अपडेट्स का जिक्र कर लेते हैं, और पहला जो घटनाक्रम है वो ये कि अमेरिका का जो चुनाव है वो गर्भपात को लेकर भी रेफरेंडम साबित होगा इस बार। जी हाँ, यह रेफरेंडम केवल इसलिए नहीं कि कमला हैरिस को लोग वोट देंगे, वास्तव में उसके लिए वोट देने का अधिकार रहेगा, हाँ या ना, या हो सकता है तीसरा ऑप्शन भी हो, नोटा, या हमें मालूम नहीं है। और कम से कम 10 राज्यों में। उसका कारण यह है कि जब वहां के मौलिक अधिकारों में, संविधान में जब जोड़ा गया कि यह औरत का शरीर है और उसका अधिकार बनता है कि हम बच्चा पैदा करें कि ना करें, गर्भ को जारी रखें या गर्भपात करा दें। लेकिन 2020 में जब रिपब्लिकन्स और उनके उसी तरह के दूसरे लोग जो अति दक्षिणपंथी थे, वह लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया यूएसए के कि यह राज्यों का अधिकार है, यह पूरा अमेरिका का नहीं है। और राज्यों में जहां जहां रिपब्लिकन थे, जैसे जॉर्जिया वगैरह में, उन्होंने औरतों के इस अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। खासकर 3 महीना के बाद से तो गर्भपात को बिल्कुल तकरीबन बंद सा कर दिया। और इस पर फिर से यह चुनाव में डाला जा रहा है, और इससे मुझे उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स को फायदा होगा, क्योंकि जो लोग वोट देने आ रहे हैं कि औरतों का यह अधिकार है, उनका गर्व है, वो मां बनने वाली है, मां बनना चाहती है नहीं चाहती है, जो भी कारण हो, उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और इसलिए नेचुरली चूंकि कमला हैरिस बहुत जोर लगा रही है, तो वहां की औरतें करेंगी, तो इससे ट्रंप बाबा की जहां तक बात है, जो बाबा बन चुके हैं बाइडेन के हटने के बाद से, चूंकि वह भी 80 वर्ष के करीब हो रहे हैं, तो उनके पक्ष में जो वोट जो भी था वो घटेगा। जी, बाबा को दूसरे बाबा की क्यों याद आ रही है, यानी कि ट्रंप को नरेंद्र मोदी की क्यों याद आ रही है? क्या इसलिए क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है, फिर भी जो भारतीय मूल के लोग वहां बसे हैं वो कमला हैरिस को वोट नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी के कहने से ट्रंप को वोट दे सकते हैं? कुछ खास वैसे स्टेट जो 5-6 हैं जिनकी हमने चर्चा की हुई है, जैसे पेंसिल्वानिया और दूसरे, जहां के वोट बड़े महत्वपूर्ण है। छोटे जगह कम मतदान है, फिर भी उसका काउंटिंग एक एडी मत के रूप में आता है, लास्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूरा अमेरिका का आता है वहां में, तो उससे जीत जाते हैं। पहली बार ट्रंप उसी के आधार पर जीते थे, जबकि उनका पूरा प्रतिशत जो था वोट का वह कम था अपने विपक्षी के तुलना में। इनको हार जाना चाहिए थे यदि वो भारत में या किसी और देश में होते, लेकिन वहां के कारण जीत गए। खैर, जो भी हो, तो इसके कारण ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि एंटी यहूदी या प्रो यहूदी, जियोनिस्ट जिन कहें, यहूदी ना कहें, उसके कारण जो बंटवारा हो रहा है वो लगता है 50-50 हो गया है। औरतों के मां बनने के अधिकार पे, यानी उनके अधिकार के ऊपर बात करें तो वह भी लगता है कि दूसरी तरफ जा रहा है, कमला हैरिस की तरफ जा रहा है। तो ये वैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो साथ मिले, भारतीय मूल को या विदेश से। हालांकि भारतीय मूल के लोगों को समझना चाहिए कि यदि ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वह विदेशियों के खिलाफ, माइग्रेंट के खिलाफ बहुत जबरदस्त है, उनको भगाना चाहते हैं, उनको कहीं से भी उनको अधिकार नहीं देना चाहते कि वहां आके बसे। और उन्होंने 2 बातें कही, एक तो कहा कि बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग है मोदी, नरेंद्र मोदी, शायद ही वैसे मिलते हैं, और दूसरे तरफ साथ ही कहा कि टोटल किलर है, और तीसरे पहले कहा था शायद उसकी बराबरी करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी हमारे हैं यहाँ के, चूंकि हमारी जो कमजोरी है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उनके बोलने का कोई खास मतलब नहीं, भले उनके समर्थक और हमारे यहाँ के लोग जो समर्थक है नरेंद्र मोदी के खुश हो जाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ मूर्तियां बना बना कर, तस्वीरें रख रख कर पूजा की जा रही है कि ट्रंप बाबा जो है राष्ट्रपति बन जाए। खैर, अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। पहला जो अपडेट है वो लेबनान के राजदूत के हवाले से। इनको महात्मा गांधी की याद क्यों आ रही है भारत में? अब भारत का सपोर्ट लेने के लिए वहां तक कहते हैं कि भारत सरकार को दबाव डालना चाहिए इजराइल पे, ताकि लेबनान पर आक्रमण ना करे, युद्धबंदी की करे।
कल भी आपने बढ़िया सवाल उठाए थे, लग रहा था कि, और अब लग रहा है मुझे भी, कि लेबनान का एक हिस्सा नहीं चाहता है कि हमास के कारण वो पूरी रूप से युद्ध में शामिल हो जाए और उसकी वही स्थिति हो जाए जो गाजा पट्टी की हो गई है। यहाँ भी करीब 1000 लोग मारे गए हैं और 10,000 के आसपास घायल हो गए और लाखों लोग भाग रहे हैं या भाग चुके हैं। तो इस हालत में भारत की एक तरह से कहें तो खुशामदी कर रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी के करो, वह क्या भूल गए हैं कि महात्मा गांधी को दरकिनार कर दिया गया है, केवल फोटो के लिए रह गए। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और अब तो नरेंद्र मोदी ये बताते हैं कि भाई साहब फिल्म बनने के बाद लोगों ने गांधी को पहचाना। खैर अगला अपडेट जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। दो चेहरे उनके सामने आए हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर को विश्व के तमाम विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाऊंगा ताकि लेबनान में जंगबंदी कराई जा सके, और दूसरी ओर वो अपने यहाँ यूक्रेन के सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वहां का जाके निरीक्षण कर रहे हैं। दोनों घटनाक्रमों को कैसे देखना चाहिए सर? मतलब दोहरापन का हद नहीं होता आजकल के तो जमाने में दिख रहा है। चरित्र कुछ और है, चेहरा कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जहां तक फ्रांस में है, पहले भी तकरीबन वह 20,000 यूक्रेनियन सैनिक को ट्रेनिंग ये लोग दे चुके हैं और अभी 3,000 का कैंप था जहां जाके इन्होंने अपनी डाला, जहां भी डाला, अपना ट्विटर पे डाला या ऐसी खबर दी गई। एग्जैक्ट जगह सुरक्षा कारणों से नहीं बताया गया है। हालांकि कोई खास अंतर नहीं पड़ता क्योंकि यूक्रेन अभी वहां पे कुछ भी करने वाला नहीं, उसको फायदा हो रहा है, रशिया भी आक्रमण नहीं करने वाला है। लेकिन वह वैसे कहने के लिए वैसे अस्त्र शस्त्रों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं जो फ्रांस से जा रहा है। फ्रांस का मिराज भी जाएगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल एक तरह से कहे, सुपरसोनिक तो है ही है, स्कैल्प है, उनका मिसाइल है, उनके टैंक्स जा रहे हैं, आर्टिलरी जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं उस पर ट्रेनिंग ज़्यादा दिखा रहे हैं। और लेबनान को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे मालिक थे, अभी भी हमारी हमदर्दी तुमसे है। और इसमें दुनिया भर के वैसे देशों को बुला रहे हैं जिनका संबंध लेबनान से है, वैसे लोगों को बुला रहे हैं जो लेबनान के बारे में बातें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बड़े लोग हों या मीडिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैसे लोगों को ही बुला रहे हैं। तो दिखावा अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और खासकर यह भी देखिए कि उनके फॉरेन मिनिस्ट्री अभी हाल फिलहाल में मिडिल ईस्ट का दौरा करके आए हैं, तो बताएंगे कि हमने ये देखा, वो किया, उनसे बातें की, और इस बकवास के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जी अच्छा, मान लेते हैं कि जर्मनी ने अभी फ्रांस के साथ मिलकर बाइडेन का अपने यहाँ दौरा रद्द कर दिया। अब मैक्रो एक अलग लाइन लेकर जो है लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या बाइडेन पर इसका कोई असर पड़ेगा? बाइडेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली कि जो हालत हमास की गई या गाजा पट्टी में किया गया, वह हालत वह लेबनान का नहीं होने देंगे। नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे। तो भाई जो तुम अस्त्र शस्त्र बेच रहे हो, और अभी उन्होंने आधा घंटा तक अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी कमला हैरिस के साथ फोन पे इनसे लंबी बातें की। क्या बातें की? हालचाल पूछने के लिए तो आधा घंटा नहीं होता है, या उससे भी ज्यादा बातें की होंगी। यानी अस्त्र शस्त्र देना हो जारी रहेगा। दोनों के दोनों कर रहे हैं, यहां तक कि जो विपक्षी हैं ट्रंप, वो भी कर रहे हैं कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। जितने भी बर्बाद करे, जितने भी औरतों को मारे, जितने भी बच्चों को मारे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हम हथियार पूरी संख्या में देंगे। पहले भी जो 1000 और 2000 पाउंड का जो बॉम्ब मना किया था कुछ दिन बीच में, फिर वो भी दे रहे हैं, ताकि जहां भी हो, जिसमें इन्होंने पूरा हम इसके हिजबुल्लाह के जितने भी लीडरशिप थे, काफी अंदर तहखाने में थे, उसको भी बर्बाद कर दिया। उसी की मदद से लगातार 60-70 बॉम्ब मारे, उसको नेस्तानाबूद कर दिया। वह देते रहेंगे, लेकिन इस तरह की बकवास करते रहेंगे। वही मैक्रोन कर रहे हैं और ये सारे के सारे लोग कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी अल जजीरा ने आज एक रिपोर्ट छापी है सर, जिसमें बताने की कोशिश की कि एंटोनी ब्लिंकन कितना बड़ा झूठा है जंगबंदी के मुद्दे पर और मानवीय सहायता के मुद्दे पर। क्या रिपोर्ट छपने से इन लोगों को कोई फर्क पड़ेगा, या ये कहेंगे देखो हमारा सच लोगों के सामने आया, हम तो और अच्छे बढ़िया से उजागर हो गए? उजागर हो गए ना हो गए कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से इनका कहना है कि भाई चूंकि वहां के जो युद्ध चल रहा है, एक तरफ जहां इजराइल युद्ध कर रहा है, उसकी आत्मरक्षा की बात है, हम नहीं चाहते थे कि उसको रोका जाए। वैसे ही जैसे अभी इंग्लैंड के लेबर पार्टी और उसके अभी तथाकथित जो प्रधानमंत्री स्टारमर है, उनका कहना है। दूसरी तरफ हमने कहां रोकी है मानवीय सहायता, पूरी तरह से तो जाने ही दिया है। हम उनकी रक्षा तो कर ही रहे, हम कहां रोक रहे हैं। और तीसरे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो जाए। लोग नहीं मान रहे तो हम क्या करें? तो ये सब बकवास कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। बड़ी ही मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी के हैं,
कोई असर नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा स्विच पिन चुभो दो तो इनको। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है सऊदी अरब से, क्योंकि यहाँ पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। पहले उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की, फिर उसके बाद मुलाकात की एमबीएस से। ये चल क्या रहा है जी? कभी राष्ट्रपति कतर पहुंच जा रहे हैं ईरान के, और अब ये सऊदी अरब में। क्या सऊदी अरब और कतर के जरिए अमेरिका इनको यानी कि ईरान को हैंडल कर रहा है, या ईरान कतर और सऊदी अरब के जरिए अमेरिका तक कोई संदेश भिजवा रहा है? देखिए, सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं जो ये लोग इक्वेशन कहते हैं ना, समीकरण, वह बराबर नहीं हो रहा। कभी इधर पल रहा भारी हो रहा है, कभी इधर हल्का हो जा रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। सऊदी अरबिया बेचैन है। जिस आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, इंडिया से होते हुए सऊदी अरबिया जाएगा, वह तकरीबन फाइनल हो चुका था, और उसका बैड लक उसी समय हमास ने आक्रमण कर दिया और सारा कुछ गड़बड़ हो गया, और दिखाने के लिए इन्हें अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ बंद करना पड़ा और खटाई में चला गया। और इसलिए बहुत बेचैनी है इनमें, इनका धंधा खत्म हो गया। वही हालत जो पेजिश्कियन आए, एक तरफ निश्चित रूप से अभी ईरान सबसे अधिक यदि मदद कर रहा है हिजबुल्लाह को या हमास को, और हुतीज के साथ साथ वह ईरान कर रहा है। उसने भी इस बार उसने जो बैलिस्टिक मिसाइल मारी है उससे काफी तबाही हुई है। पिछली बार दिखावा था, तो इस बार सही में मारी है जिससे ईरान को चोट लगा है। तो ये सारे जो डिप्लोमेटिक बातचीत हो रहे, एक दूसरे के पास दौरा लगा रहे हैं कि भाई और आगे युद्ध ना बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जो जितना हमारा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट था सब ठप सा पड़ गया, उसको शुरू करें। हमारा तेल का बिकना खत्म हो गया है, हमारी आपसी संबंध खत्म हो गई है। अजरबैजान से जो नया बना रहा है सऊदी अरबिया, जो कि टर्की से किनारे होते हुए शायद सऊदी अरबिया को भी दरकिनार कर रहा है, वो भी बातें होंगी कि भाई हमें क्यों निकाल रहे हो, तो वो कहेगा हमें जो इंडिया सारा उसमें क्यों निकाल रहे हो। तो फिर दोनों का होगा कि भाई दोनों मिलजुल को तुम इधर करो हम इधर करते हैं। कुछ ना कुछ ये सारी बातें चल रही है, और कोशिश हो रही है कि कैसे शांति लाया जाए और हम इस युद्ध को और ना भड़काएं, क्योंकि सऊदी अरबिया को पक्का डर लग रहा होगा। इसमें आपका जोर्डन भी है, वहां भी बड़े जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं, जनता का उभार हो रहा है। हिजबुल्लाह के समर्थन में और सर लेबनान के समर्थन में पूरे जॉर्डन के अंदर अभी तक हमास और गाजा के समर्थन में वहां पे प्रदर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब लेबनान और हिजबुल्लाह के समर्थन में जॉर्डन में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया है, यह मुद्दा समझना चाहिए। तो यहाँ के जितने भी राजा महाराजा और सुप्रीम लीडर, उनको डर लग रहा है कि जनता कहीं से फिर पिछले समय वाला जो ब्लैक जास्मिन आंदोलन हुआ था 2015-16 में, ऐसे कुछ हुआ था, कहीं दोबारा ना हो जाए तो इनको उखाड़ के फेंक देगी जनता। इसलिए उसको ये कंट्रोल करने के लिए आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं। जी, ईरानी राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान का दौरा कर रहे हैं, क्या ये भी गाजा जंग से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है? गाजा जंग तो है ही, इसमें कई देश के लोग आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पर लिखा भी था। एक नाम है वहां के, बड़े ही कवि है, महत्वपूर्ण कवि है, और ये है मेगाटिम लोर्गी, और ये 1807 में मरे थे। कब पैदा हुए थे एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल पाया, मानते हैं 50-60 वर्ष हो गए। तो यह केवल कवि ही नहीं थे, फिलोसफर थे, पॉलिटिशियन थे, और टर्क ओरिजिन के थे, और इनकी बड़ी इज्जत होती वहां पर पूरे उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं। और उसमें शामिल होने के लिए रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया तक से लोग आएंगे, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और सब आएंगे। और इसमें बात करने के लिए नेचुरली ये भी पहुंचे हैं, तो लोगों से भी बात होगी। और तुर्कमेनिस्तान की जहां तक बात है, वह भी बिल्कुल, हालांकि बहुत बड़ा देश है, वहां पे आबादी कम है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। और ये सेंट्रल एशिया के जितने कंट्री, जिनका भी मैंने कुछ नाम लिया, वह सब मिला के सबकी नजर है। अमेरिका की भी कोशिश है कि उसमें घुसे, रशिया के साथ उनका संबंध ही है, चीनी भी घुस रहे हैं, और बाकी यूरोपियन यूनियन तो कोशिश कर ही रहे, उसमें ये भी जा रहे हैं। जी, आयरलैंड के 300 शांति सैनिक क्यों इजराइल के निशाने पर आ गए हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लेबनान के बॉर्डर पे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का उसका हिस्सा है, और इजराइल ने उनको चेतावनी दी है, उनको वार्निंग दी है, और साथ साथ आदेश दिया कि यहां से हटो। उन्होंने कहा तुम्हारा आदेश हम मानने को थोड़ी, हम तो यूनाइटेड नेशंस का आदेश का है। इनको तकरीबन घेर भी लिया इन्होंने, और हो सकता है कोई ठिकाना नहीं कब बमबारी शुरू कर दें, लेकिन आयरलैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मैं इतना भी बता दूं कि इजराइल के खुद सेना में करीब 120 सैनिकों ने, जिसमें निम्न स्तर के अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी लिख के अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा है
कि भाई तुम यदि युद्ध नहीं रोकते हो और जो हमारे बंदी भाई वहां पड़े उसको नहीं छुटकारा मिलेगा जब तक युद्ध नहीं रोकते हो, हम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी घटना है। जरा सोचिए, 100 से अधिक, मैं तो चाहूंगा कि इजराइल के 50% से अधिक सैनिक हथियार डाल दें, हम नहीं लड़ेंगे, या गोली अपने पीछे की तरफ चलाएं कि तुम हमारे कंधे पर हमारे भाइयों को मरवा रहे हो और हमें भी खत्म कर रहे हो, हम क्यों मरे तुम्हारे लिए। और यह तो दुनिया के अधिकांश सैनिकों को सोचना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के कहने से नहीं, बल्कि खुद अपने जनता के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए, अपने ही परिवार के लिए और श्रमिकों के लिए हम क्यों नहीं जिए। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन जब मैं देखता हूं कि किसान आंदोलन करने निकलते हैं तो जो किसानों के बच्चे होते हैं पुलिस में और तमाम सेना में, वो किसानों पर ही गोलियां चलाते हैं, पानी की बौछारें चलाते हैं, आंसू गैस चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं। और वो तस्वीरें देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि क्या सिर्फ ये लोग गुलाम बन गए हैं, सिर्फ नौकर हैं, सिर्फ रिमोट के जरिए काम कर रहे हैं, इनकी अपनी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, ये भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। खैर, इसके अलावा भी इसको एक और तरीके से समझाया जा सकता है कि भाई उन्हें तो अपनी ड्यूटीज करनी है, तो ड्यूटीज करने के लिए क्या मशीन बन जाओगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।